सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में डी सोशल साइंस का जो रिजल्ट आने वाला है निकट भविष्य में उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। क्या क्या कट ऑफ रह सकती है, कैंडिडेट के जो रिस्पांस प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर कहाँ तक की संभावना लग रही है, पिछले साल के मुकाबले और इस साल के मुकाबले वैकेंसी का भी कंपैरिजन करेंगे और इस बात का भी डिस्कशन करेंगे कि पेपर में ऐसे कौन से डिसाइडिंग फैक्टर थे, क्या क्या ऐसे चेंजेस थे जो कट ऑफ पर प्रभाव डालेंगे। तो एक तर्क संगत अनुमान लगाने का प्रयास करेंगे। तो ये पोस्ट जो है डी टीजीटी सोशल साइंस की थी। पोस्ट कोड जो था इसका वो 805/24 था। टोटल जो एप्लीकेशन मिले थे यानी जिन कैंडिडेट ने अप्लाई किया था वो थे 60,000 से ऊपर कैंडिडेट से 60,552 कैंडिडेट। और जो अपीयर्ड हुए थे मतलब जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उन कैंडिडेट की संख्या 25,308 थी। तो परसेंटेज निकालें कि कितने कैंडिडेट अपीयर हुए हैं तो ये 41.8 के आसपास ये आंकड़ा आता है। मतलब आधे कैंडिडेट भी अपीयर नहीं हुए थे जिन्होंने एप्लीकेशन डाली थी। वैकेंसीज जो थी वो और देख लेते हैं। जो मेल की वैकेंसी थी वे 129 थी और 129 का विभाजन जो है वो कुछ इस तरह से था। 129 जो है वो टोटल वैकेंसी थी। इसमें यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूबीडी यानी कि दिव्यांग कैंडिडेट भी जो इंक्लूडिंग करके आती हैं वो वैकेंसी शामिल थी। तो बंटवारा इस तरह से किया गया था कि यूआर जनरल कैटेगरी की जो 91, ओबीसी 11, एससी की 18, एसटी की 7 सीटें थी, ईडब्ल्यूएस 2 और पीडब्ल्यूबीडी की 8 सीटें जो इंक्लूड करके आती हैं। तो टोटल 129 तो मेल की और फीमेल की जो वैकेंसीज थी वो यूआर में 138, 138, ओबीसी की 20, एससी की 9, एसटी कैटेगरी की 6, ईडब्ल्यूएस की 6, पीडब्ल्यूबीडी की 10 जो कि इंक्लूड करके थी। और टोटल फीमेल का जो टोटल बनता है वो 179 था। पिछले साल के मुकाबले बहुत ही कम है। एनडीएमसी का भी जो एडवर्टाइजमेंट में साथ ही देखने को मिला था। टोटल 2 ही सीट थी, मेल फीमेल में बराबर की फाइट है यहाँ पे। अब पिछले साल के मुकाबले देखें तो बहुत कम हो गई हैं नंबर ऑफ सीट। पिछले साल जो पोस्ट कोड था वो मेल का तो 39/21 था, 39/21 था और इसमें टोटल पोस्ट थी 469। फीमेल का 40/21 पोस्ट कोड था, टोटल पोस्ट थी 662। कैटेगरी वाइज भी देखें यदि तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है वो आ गया है और ये कट ऑफ का बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रहने वाला है। जैसे यूआर की 295 सीटें थी, ओबीसी 116 थी, एससी 21, एसटी 2, ये मेल की बात कर रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस 35 और पीडब्ल्यूबीडी की 19 जो इंक्लूड करके थी। ऐसे ही इसमें यदि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अपीयर हुए थे वो थे 9,363। फीमेल में 341 यूआर की, 105 ओबीसी, 72 जो है वो एससी की, 102 एसटी, 42 ईडब्ल्यूएस और 19 इंक्लूड करके पीडब्ल्यूबीडी की। यहाँ जो कैंडिडेट अपीयर हुए थे उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा थी। 662 पोस्ट के लिए 27,020 कैंडिडेट जो है वो अपीयर हुए थे। तो ये जो आंकड़ा है ये निश्चित रूप से कम हुआ है इस बार, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसी और भी ज़्यादा कम हो गई है। अब इनकी
जो कट ऑफ को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, पहले पुरानी कट ऑफ और देख लेते हैं एक बार। उनतालीस बटे 21 यानी कि जो मेल के लिए थी सोशल साइंस के लिए, उसमें जो नंबर ऑफ जो कट ऑफ गई थी वो कुछ इस तरह से थी। UR, OBC, SC, ST, EWS और PWBD की, यानी कि दिव्यांग कैंडिडेट की। इनिशियल जो कट ऑफ आई थी मेल की 112.99, OBC 90.32, SC की 110.93, ST की 113.75, EWS की जो थी वो 105 थी और ये 61 थी, 61.9, और ये 105.45। उसके बाद जो फाइनल गई 120.26 और OBC के लिए 95.91, SC के लिए 114.64, ST 120, EWS 108.02 और ये 107, इसमें अलग अलग जो कैटेगरी थी 107 और 117। ये मेल की कट ऑफ, ये फाइनल आंकड़ा रहा था। तो तकरीबन 8 नंबर की जो बढ़त थी वो फाइनल में और इनिशियल में गैप। ऐसे ही जो फीमेल का था, पहली कट ऑफ 115.21, OBC 106.27, SC 102.03, ST 82.10, EWS 91.95 और ये 61.14। फाइनल जो रही वो 121.89, OBC 112.7, SC कैटेगरी की 108.57 और ST की 89.67, EWS 98.03 और ये 104 जो VH कैंडिडेट थे 104.6। यहाँ भी तकरीबन 6-7 नंबर का डिफरेंस देखने को मिला था, 6-6.5 के आसपास का अंतर रहा था। अभी जो आपका ये 105/24 जो अभी एग्ज़ाम हुआ था, अब इसके जो कट ऑफ को डिसाइड करने वाले फैक्टर उनको देख लेते हैं। पिछली वाली कट ऑफ भी देख ली, अपीयर कैंडिडेट भी देख लिए, और मैंने जो एग्ज़ाम दिया था वो 39/21 का था। जैसे फाइनल इनिशियल 112 पे और फाइनल 120.26 पे रही थी। मेरा जो स्कोर था 136.45 था। वो वीडियो के जो शॉर्ट वगैरह बनाते हैं उनमें सेकंड नंबर का शॉर्ट, फर्स्ट नंबर का शॉर्ट मिल भी जाएगा। तकरीबन 16 नंबर के से ऊपर का मार्जिन था ये। हर वैकेंसी, हर एडवर्टाइजमेंट, हर पेपर अपने लिहाज से अपने आप में यूनिक होता है। अब 105/24 की चर्चा कर लेते हैं। जो जो फैक्टर कट ऑफ को डिसाइड करेंगे, प्रभावित करेंगे, मैं उनको एक एक करके यहाँ पे गिना रहे। पहली बात तो है कि कम वैकेंसी हैं, और ये बात निश्चित रूप से कट ऑफ को इंक्रीज करेगी। कट ऑफ बढ़ने का सबसे मेन कारण यही है, क्योंकि UR में भी देखेंगे आप, OBC में भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आप जो वैकेंसी हैं वो कम हो गई हैं। दूसरा जो है, जो फर्स्ट पेपर था उसमें जो करंट अफेयर का पार्ट था, जीके वाले पार्ट में जो 20 नंबर की आती है, उसमें करंट अफेयर का पार्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रखा था, और वो काफ़ी पुरानी भी थी, और जैसे इस टाइप से भी थी कि आप शायद ना भी अंदाज़ा लगा पाएँ अगर करंट अफेयर को डीपली नहीं पढ़ रहे हैं तो जीके का पार्ट जो है वो पेपर 1 में निश्चित रूप से कठिन था। ये थोड़ा अच्छा फैक्टर लगा लीजिए, या कट ऑफ को थोड़ा डाउन करने वाला फैक्टर लगा लीजिए। बाकी जो पार्ट थे जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग, ये जैसे कि मीडियम आते हैं, एवरेज आते हैं,
ये उसी प्रकार के पार्ट थे, लेकिन कैंडिडेट वाइज हो सकता है, जैसे किसी का मैथ का पार्ट वीक है, किसी की इंग्लिश वीक है, किसी की हिंदी हो सकती है। ऐसे रीजनिंग जो है डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ D++ में इतना नहीं रहता है। नॉर्मली कैंडिडेट 15+ 17+ स्कोर कर लेते हैं, मैथ में और इंग्लिश में ज़रूर रहता है। अगली बात है कि पेपर 2 जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो था सोशल साइंस का, वो NCERT प्लस था, अकेला NCERT नहीं थी, क्योंकि जो सिलेबस डिफाइन कर रखा था पेपर सिलेबस से ही था, लेकिन NCERT से ज़्यादा था। तो ये रिवीजन करने वाले के लिए भी, तैयारी करने वाले के लिए भी, क्योंकि सिलेबस वाइड था, लंबा चौड़ा था, निश्चित रूप से रिवीजन में समय भी लगा होगा और हो सकता है कई कई कैंडिडेट की हो भी ना पाई हो। अगली जो बात है टीचिंग मैथडोलॉजी, जो 10 नंबर का लास्ट का पार्ट आता है, PGT में 20 का और TGT में जो 10 नंबर का आता है। यहाँ जो देखने वाली बात थी, ये जो 10 नंबर हैं ये कट ऑफ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाले हैं, और उन कैंडिडेट का जिनका सिलेक्शन होगा, और वे कैंडिडेट जो बहुत नज़दीकी अंतर से रह गए। आप एक बात बिल्कुल नोट कर लेना, टीचिंग मैथडोलॉजी का जो स्कोर होगा 5 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, यही वो कट ऑफ को निश्चित करने वाला कारक रहेगा कि कौन सा कैंडिडेट बिल्कुल कट ऑफ के पास जाके रह गया है, कौन कट ऑफ को पार कर गया है। तो ये जो 5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर जितने भी आपके आएंगे, या इनमें जो भी नेगेटिव जाएगा, वो कट ऑफ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला है। आपके औरों से 4 नंबर ज़्यादा आ गए तो कट ऑफ के अंदर होंगे, नहीं तो बाहर हो जाएंगे आप। ये ज़रूर नोट करना आप जब आपका रिजल्ट आए। सीटेट वगैरह की जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं या लगातार तैयारी करते हैं पेडागोजी और साइकोलॉजी की, तो टीचिंग जो एप्टीट्यूड की तैयारी करते हैं वो ज़रूर एडवांटेज में रहेंगे, और जो रेगुलर प्रैक्टिस करने वाले हैं उनको निश्चित रूप से लाभ होगा। ऐसा भी नहीं था कि डायरेक्ट क्वेश्चन थे, सोचने समझने वाले क्वेश्चन थे, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं कहूँगा मैं। 2-3 क्वेश्चन थे, जैसे जॉन डीवी वाला था, एक वो नोवाक वाला क्वेश्चन था, वे ज़रूर क्वेश्चन ऐसे थे जो हो सकता है आपने इतनी प्रैक्टिस ना की हो, सुने ना हो, बाकी जाने पहचाने टाइप के क्वेश्चन थे। लेकिन कुछ जैसे लंबा पेपर हो जाता है कई बार, तो कैंडिडेट के क्वेश्चन छूट जाते हैं, और जो क्वेश्चन छूटेंगे, क्योंकि वो लास्ट पार्ट के ही छूटेंगे, तो टीचिंग मैथडोलॉजी की बहुत ज़्यादा संभावना है कुछ कैंडिडेट के क्वेश्चन छूट भी गए हो। तो जिसने भी अटैम्प्ट किए और एक्यूरेसी बढ़िया आ गई, वो जाहिर रूप से फ़ायदे में रहेगा। अगली जो बात है वो ये है कि जब भी आप सीटेट का पेपर 2 देते हैं सोशल साइंस के लिए, तो 6ठी से 8वीं तक की जो NCERT है वो बेस आप कवर कर चुके होते हैं, इसकी रिवीजन बच जाती है। हालांकि जो सिलेबस है वो काफ़ी लंबा चौड़ा दे रखा था, लेकिन ये चीज़ें भी पढ़नी थी, और ये चीज़ें जिसने वहाँ अच्छे से कर ली है तो उसका टाइम ज़रूर बचा होगा जब वो रिवीजन कर रहा था। हिंदी इंग्लिश वालों के मुकाबले जो सोशल साइंस का देते हैं, वो यहाँ 6ठी से 8वीं वाले पार्ट में ज़रूर एडवांटेज में रहे होंगे। अगली बात है कि पार्ट 2 की बात कर लेते हैं अब। जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट था, पहला जो इसमें 20 नंबर का पोर्शन दे रखा था वो था पॉलिटिकल साइंस का। इसमें क्या था, प्रस्तावना, जो संविधान की प्रस्तावना है, उद्देश्य प्रस्ताव, अनुच्छेद, जो आर्टिकल वगैरह हैं, पार्टी या जो दल व्यवस्था है भारत में, चुनाव से संबंधित, समितियों से संबंधित, संविधान सभा से संबंधित, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जिनमें थोड़ा बारीक पढ़ने की आवश्यकता होती है। और इस पोर्शन को समझ वाला जो अंडरस्टैंडिंग बेस था, और पेयर वाले क्वेश्चन भी काफ़ी थे इसमें। सबसे ज़्यादा सोचने विचारने वाला जो पार्ट मुझे लगा वो पॉलिटिकल साइंस का ही था। कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन थे जो UGC नेट की तैयारी करते हैं, वहाँ से भी जो पेयर वाले क्वेश्चन थे वो देखने को मिले थे। तो अंडरस्टैंडिंग बेस था ये 20 के 20 जो पहला पार्ट था पॉलिटिकल साइंस का। अगले जो 20 नंबर थे, सेकंड नंबर पे जो 20 नंबर थे, उसमें जैसे इकोनॉमिक्स के तकरीबन एवरेज लगाएं तो 10 से 11 क्वेश्चन,
और दूसरा पार्ट इसमें इंक्लूड था ज्योग्राफी का। 9 से 10 क्वेश्चन इसमें शामिल थे। तो 20 नंबर का ये पोर्शन था। इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पूछ रखी थी, लेकिन बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका इकोनॉमिक्स वाला बैकग्राउंड नहीं है, तो वो डिसएडवांटेज में रहे होंगे या घाटे में रहे होंगे। बहुत ज़्यादा डीपली नहीं थी, अगर उन्होंने बेसिक यदि कवर कर रखे थे तो वो क्वेश्चन आसानी से हल होने वाले थे। लेकिन बैकग्राउंड में जैसे इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रखी है तो उनको ज़रूर समस्या आई है। ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा सोचने विचारने की बात उन्होंने छोड़ नहीं रखी थी। हाँ, क्लाइमेटोलॉजी जो है वो ज़रूर चिंतन करने वाली थी। सेकंड पार्ट ये था। तीसरा पार्ट जो था एक और जो 20 नंबर का था, उसमें क्या है कि 10 नंबर तो एवरेज रूप से ज्योग्राफी के दे रखे थे और 10 नंबर की हिस्ट्री थी। ज्योग्राफी के काफ़ी क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे, ये देखने वाली बात थी। और मैं एक बार पहले भी वीडियो बनाया था कि ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है वो एनसीईआरटी के मुकाबले जो है वो बहुत बेटर कंडीशन में। आप यदि जैसे पीसीएस की तैयारी या यूपीएससी की तैयारी कभी की हो तो उन कैंडिडेट को ये चीज़ मालूम भी है। हिस्ट्री में इस 10 नंबर वाले में वर्ल्ड हिस्ट्री भी थी और कुछ इंडियन हिस्ट्री के भी टॉपिक दिए गए थे। अगला जो 20 नंबर का पार्ट था उसमें टोटली हिस्ट्री पूछी गई थी। अब हिस्ट्री में किस टाइप के क्वेश्चन थे तो आप देखेंगे इसमें ईयर वाले, यानी कि ईयर पूछा गया था बिल्कुल डायरेक्ट। ये खोज कब हुई थी, ये लड़ाई कब हुई थी, ये विद्रोह कब हुआ था, ये बात कब कही गई थी, ये समिति कब बनी थी। और दूसरे थे व्यक्ति वाले या पर्सन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उस टाइप से। ये इस चीज़ की स्थापना किसने की थी, ये आविष्कार किसने किया था। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन थे। एक बात और हिस्ट्री में नोट करने वाली ये थी कि यहाँ पर जो वर्ल्ड हिस्ट्री पूछ रहा था, जैसे समाजवाद की बातें, कार्ल मार्क्स की बातें, पूंजीवाद की बातें, वो हिस्सा एनसीईआरटी में लगभग नहीं देखने को मिलता है, लेकिन वो सिलेबस से ज़रूर था। आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि सिलेबस का पार्ट नहीं आया होगा, सिलेबस से था, लेकिन एनसीईआरटी प्लस था ये हिस्सा। तो टोटल और जो पांचवा पार्ट था उसमें 10 नंबर की पॉलिटिकल थी और 10 नंबर की टीचिंग मैथडोलॉजी थी। इसके बारे में बता ही चुके हैं। तो तकरीबन एवरेज रूप से 30 नंबर की हिस्ट्री, 30 नंबर की एवरेज रूप से पॉलिटिकल साइंस, किसी में 32 हो सकते हैं, किसी में फिर दूसरे पार्ट के 27 मिल जाएंगे। ज्योग्राफी के भी 19 से 20 की जो एवरेज है वो ज्योग्राफी की आई थी। और इको के थोड़ा वेटेज अवश्य इंक्रीज हुआ, 10 से 11 क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। अब और कट ऑफ की और बातें जो इफेक्ट करेंगी, ये जो क्वेश्चन पेपर बना रखा था इस लिहाज से एक बैलेंस पेपर कहा जाएगा, जिस हिसाब से पार्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। अब अगली बात पे आते हैं कि ऑप्शन जो हैं, जो भी ए बी सी डी थी आपके, वो देखने में बिल्कुल ईजी लग रहे थे कि हाँ ये भी हो सकता है। बाहर से कोई जब पेपर उठाता है, चाहे वो ऑनलाइन का पेपर मिले उसको ऑफलाइन का मिले, तो वो देखकर ये ज़रूर शुरू में कहेगा कि ये तो बड़ा इजी पेपर, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं था। ऑप्शन कंफ्यूज करने वाले थे, देखने में ज़रूर आसान थे, लेकिन ईयर में जैसे जो कंपैरिजन थी वो बिल्कुल नज़दीकी दी गई थी कि आप बिल्कुल तुक्का लगाने की स्थिति में इस प्रकार से नहीं थे कि आप आसानी से तुक्का लगा पाए। और दूसरी बात एक और रहती है, जब एग्ज़ाम देते हैं तो छोटी छोटी जो गलतियाँ होती है, सिली मिस्टेक, वे हर कैंडिडेट की हुई है कि आपने सोचा विचारा बी सी में से डिसाइड कर लिया, जल्दबाजी में किसी का बी टिक कर दिया, किसी का सी टिक कर दिया। ये ऑफलाइन ऑनलाइन एग्जाम में हर बार होता है। ऑनलाइन में ये फ़ायदा रहता है कि आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन यदि आगे चले गए हैं तो फिर आपको इतना ध्यान नहीं रहता कि उसका मैंने बी लगाया था, सी लगाया था। तो छोटी छोटी गलतियाँ हर एग्जाम का पार्ट है और ये इस बार भी हुई है। अगली बात है कि पेपर सिलेबस से तो था, लेकिन एनसीईआरटी से ही सारा आया हो ऐसी बात नहीं थी, ये मैं बता चुका हूँ। एनसीईआरटी प्लस पेपर था। अगला एक और फैक्टर है नॉर्मलाइजेशन का, बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा कट ऑफ को कि आपको आपके 4 नंबर जुड़े हैं, 4 नंबर कम हुए हैं, ये कट ऑफ को प्लस माइनस बहुत ज़्यादा करेगा। खासतौर पे जब ज़्यादा शिफ्ट में पेपर होता है तो इसकी भूमिका बढ़ जाती है। अगली एक और बात है कि आंसर की जब तक नहीं आई थी, जब कैंडिडेट एग्ज़ाम हॉल से निकलता है तो
मोटिवेशन का लेवल जो खास तौर पे तैयारी करने वाले थोड़ा हाई रहता है, लेकिन जैसे जैसे आंसर मैच करते हैं, कुछ चीज़ें बाहर आके आप यूट्यूब से गूगल से मैच करने हैं, बुक से मैच करते हैं, तो कुछ गलतियां मिलती हैं, तो वो थोड़ा फिर स्कोर जो है एवरेज थोड़ा थोड़ा नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। और एक बात है, जब आंसर की आ जाती है तो काफ़ी जो एवरेज के हिसाब से है वहीं जाके कैंडिडेट टिक जाते हैं कि यहाँ से मेरा स्कोर आ रहा है। एक बात और, जब डी ट्रिपल एस भी आपकी रिस्पॉन्स शीट नहीं दे रहा है, कैंडिडेट ने कौन सा आंसर टिक किया था, आंसर की में मिलता है सिर्फ डी ट्रिपल एस बी का कि ये आंसर ठीक है, तो आप 2 से 3 बार जब आंसर की मैच करने लग जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जो बोर्ड ने लगा रखा है मेरा भी यही था। ये बहुत सारे कैंडिडेट के साथ मिलेगा। 2 3 बार 4 बार जब कैंडिडेट मिला लेता है तो उसको लगने लगता है कि मैंने भी यही टिक किया था, क्योंकि 200 नंबर पूरे के पूरे याद रखना किसी के बस की बात नहीं है कि मैंने यहाँ कौन सा, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं आप भी। तो आंसर की देखने के बाद ऐसा सामान्य तौर पर होता है। एक बात और कि जो 150 प्लस की बातें कर रहे हैं, वे बातें मुझे जहाँ तक लग रहा है उनका लॉजिक नहीं लग रहा मुझे कि 150 प्लस चली जाएगी, ये बात मुझे जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। ऐसा नहीं होने की संभावना मेरी उम्मीद के मुताबिक, क्योंकि हर एग्ज़ाम जो है वो अपने आप में अलग होता है, यूनिक होता है, और एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है वो हर बार रहता ही है। और 200 नंबर में 150, जबकि टीजीटी में सब्जेक्ट वाइज कैंडिडेट बटे हुए हैं, ये लॉजिकल बात नहीं लगती है बिल्कुल भी। और दूसरी बात और भी है कि नेगेटिव मार्किंग भी है, बहुत ज़्यादा तुक्का लगाने का प्रयास करेंगे तो नीचे भी जा सकते हैं। अब एक एवरेज या बैलेंस स्कोर या सेफ स्कोर की बात कर लेता हूँ। तो जो कैंडिडेट 140 प्लस हैं वो मेरे हिसाब से बिल्कुल सेफ जोन में है। 135 ये यू आर यानी कि जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, यू आर 135 प्लस है तो वो बहुत बेटर कंडीशन में है, मजबूत स्थिति में है। 135 प्लस, 130 से 35 बहुत सारे कैंडिडेट अभी रिस्पॉन्स में भी बता रहे थे, जैसे जो पोल या सर्वे होता है तो ये अबव एवरेज है, एवरेज से ये ऊपर स्कोर है, और एवरेज से ऊपर की संभावना कट ऑफ की बहुत ज़्यादा रहती है। 130 वाला स्कोर जो है वो एवरेज है, बल्कि पॉजिटिव फेवर में बोलूँगा मैं इसको। 125 से 30 वाले दौड़ में हैं, और यहाँ जो मशक्क़त उनकी रह जाएगी वो नॉर्मलाइजेशन की है, कि नॉर्मलाइजेशन उनको कहाँ ले जाके छोड़ता है। एक एक नंबर पे काफ़ी कैंडिडेट हैं, जैसे इस स्कोर के आसपास बहुत सारे कैंडिडेट हैं, इनके बीच में 128, 29, 31, 35 बहुत सारे कैंडिडेट मिलेंगे पॉइंटों में भी। एक और बात कि यूआर की कट ऑफ, ओबीसी की कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में बहुत उठापटक देखने को मिलेगी, क्योंकि नंबर ऑफ सीट हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। एक और बात, एसटी जो मेल हैं वो इस बार थोड़े फ़ायदे में है पहले के मुकाबले, यहाँ वो बैलेंस में रहेंगे या कट ऑफ थोड़ी नीचे भी जा सकती है। एसटी फीमेल कट ऑफ ज़रूर बढ़ेगी, यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसी उनकी घट गई है। इसी प्रकार एससी जो मेल हैं वो स्टेबल रहने की उम्मीद है, तकरीबन 18 और 21 का फ़र्क इसी टाइप का रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी देखी थी मैंने। फीमेल की जो एससी की है वो निश्चित रूप से ऊपर जाने की संभावना है। एक और बात है कि पहले पेपर में जो 70 प्लस वाले हैं एक्यूरेसी जितनी आ रही है, और दूसरे में जो 65 प्लस वाले हैं वो बहुत ही बेटर कंडीशन में है मेरे अकॉर्डिंग। जैसे जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो यहाँ कंडीशन मेरी उल्टी थी, पहले पार्ट में 66 या कुछ ऐसे नंबर थे, दूसरे पार्ट में बल्कि 70 के आसपास, तो 135 36.45 का स्कोर आया था। ये जो स्कोर रहता है 70 पहले में और 65 दूसरे में, खासतौर पे जब सब्जेक्टिव पार्ट हो, तो 135 जो प्लस वाले हैं वो बहुत बेटर कंडीशन में मेरे अकॉर्डिंग। एक बात और बता देता हूँ, जैसे मैंने 20 लोगों से पूछा, भाई हर चीज़ की अपनी लिमिटेशन तो होती है, चाहे आप कट ऑफ बताने लगें, फिर भी जो लॉजिकल बातें हैं उनकी चर्चा मैंने ज़रूर की है। मान लिया मैंने 20 बच्चों से पूछा और सभी कह रहे हैं कि मेरा इतना अच्छा नहीं गया है, 110 के आसपास बन रहे हैं, 112 के आसपास,
तो मेरा जो अनुमान है फिर वो उसी के आसपास रहने लगता है, क्योंकि सैंपल जो सर्वे होता है या कैंडिडेट आप लेते हैं तो उनमें ये पूरे का जो सभी का जो अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं आप सैंपल के बेस पे, तो फिर उसमें ये डिसएडवांटेज जरूर रहता है कि आपको किस टाइप के जो कैंडिडेट हैं वो मिले हों, एवरेज से नीचे वाले मिले हों, एवरेज वाले मिले हों या अबव एवरेज वाले, तो फिर वो पूर्वानुमान उसी हिसाब से लगाने लगता है चाहे कोई भी हो। तो कोशिश की है मैंने इस बेसिस के आधार पर जो जो मुझे क्वेश्चन का पैटर्न, कैंडिडेट का जो रिस्पॉन्स है और सिलेबस वगैरह देखने के बाद, पिछले साल की कट ऑफ और वैकेंसी देखने के बाद एक अंदाज़ा जो है, तर्क संगत अंदाज़ा मेरे अनुमान के मुताबिक मैं लगा पाया हूँ। फिर भी छोटी मोटी त्रुटि होने की संभावना जरूर है, उसके लिए मैं ज़रूर क्षमा प्रार्थी हूँ। फाइनल स्कोर तो D++ भी देगा। वैसे अगले किसी वीडियो में मिलते हैं किसी और सब्जेक्ट के साथ। मेरी कोशिश ये रहती है कि बिल्कुल ही बगैर किसी तर्क के साथ, लॉजिक के साथ बातें ना बताई जाएं। खास तौर पे जो कट ऑफ की बातें होती हैं उनमें थोड़ा सोचने समझने की बातें करनी पड़ती हैं। अगले किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।